सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। उससे पहले हम मौर्य काल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी बारी मौर्योत्तर काल पर है। मौर्य काल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले मौर्य काल के बारे में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था, उसके बाद बिंदुसार को, उसके बाद अशोक को और लास्ट में बृहद्रथ पर बात की थी। ठीक है ना, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और आज हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं, शुंग वंश से। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप जोड़ते हुए चले इस कड़ी को, ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने नोट्स डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। थोड़े लेट हो जाते हैं, लेकिन हाँ, आप यकीन मानिएगा, कभी कभी क्या होता है कि नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो आप समझ सकते हैं, तो उन्हें डालने में भी सीधी सी बात है टाइम लगेगा। इसलिए आप ज़्यादा नोट्स ना करा करें। ठीक है, टाइम से डालूंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन थोड़ा वेट कर लिया करो। ठीक, आज मैंने डाल दिए हैं नोट्स, तो आप जाकर देख सकते हैं। मौर्य और मौर्योत्तर काल दोनों डाल दिए हैं। ठीक है, और गुप्तोत्तर काल भी डाल दिया है। गुप्त काल उससे मैंने पहले डाल दिया था। ठीक, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपको 10 बजे लाइव जरूर आना है, यदि आपको एमसीक्यू लगाने हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मौर्योत्तर काल में हम जो बात करने वाले हैं वो है राजनीतिक व्यवस्था। अब तक हम राजनीतिक व्यवस्था ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात करें सिक्के रहे, ठीक है ना, उनकी जो व्यवस्थाएं रही, जैसे कि कुछ खुदाई में कुछ साक्ष्य मिले, वो मैंने आपको अभिलेखों के अंतर्गत करा दिए हैं। ठीक है, और जो शेष बच जाएगा उसे हम एक एंशिएंट इंडिया की वीडियो लेकर आएंगे, मास्टर वीडियो, उसके अंतर्गत कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल में राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में हमें दो प्रकार के वंश देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के दल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मूल भारत के निवासी जो थे, ठीक है ना, देसी मूल के राजवंश, और दूसरे वो जो कि विदेशों से भारत में आकर रहना शुरू कर दिया और अपने वंश स्थापित करते चले गए। ठीक है ना, आकर रुके और अपना वंश स्थापित करते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, हमें मेडिवल इंडिया में देखने को मिलता है मुगल वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये क्या है? ये क्या? विदेशी मूल के वंश है। ठीक है, कहाँ के? विदेशी मूल के वंश है। ठीक है, लेकिन एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत बात करें, विदेशी मूल के जो राजवंश है वो हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? इंडो ग्रीक, जिसे आप हिंदू यूनानी कहते हैं। सेकंड पर शक, ठीक है ना, जिसे आप सीथियन कहते हैं। तीसरा पहलव वंश, जिसे आप पार्थियन कहते हैं। चौथा है कुषाण वंश, जिसे आप यूची या तोकरी कहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे विदेशी मूल के वंश। कैसे? विदेशी मूल के वंश। यदि हम बात करें देसी मूल के वंश, तो देसी मूल के वंशों के अंतर्गत आपको जो देखने को मिलता है वो है शक वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है ना, कौन कौन से? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। यदि बात करें शुंग वंश और कर्ण वंश की, तो एक ब्राह्मण वंश थे। ठीक है ना, इनके लोग कैसे थे? ब्राह्मण थे। यदि बात करें सातवाहन और चेदी वंश की, तो ये कैसे थे? जनजातीय वन थे। ठीक है ना, जनजातीय वंश थे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, फिर से हम बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें दो प्रकार की दल देखने को मिलते हैं। पहला देसी मूल के राजवंश और दूसरा विदेशी मूल के राजवंश। ठीक है ना, पहला देखें, देसी मूल के राजवंशों में देखें तो आपको चार याद रखने हैं: शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है, जिसमें से शुंग वंश और कर्ण वंश हमारे ब्राह्मण वंश थे। यदि बात करें सातवाहन वंश और चेदी वंश की, तो ये जनजातीय वंश थे। यदि हम बात करें चार जो कि विदेशी मूल के थे, वो थे इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है, जिसमें से इंडो ग्रीक को कहा जाता है हिंदू यूनानी, शक को कहा जाता है सीथियन, ठीक है ना, पहलव को कहा जाता है पार्थियन। यदि बात करें कुषाण की, तो कुषाण को कहा जाता है यूची या तोकरी। ठीक है, अब हम एक एक वंश पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे देसी मूल के राजवंश, और देसी मूल के राजवंश में भी सबसे पहला वंश लेंगे शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश पढ़ेंगे, उसके बाद हम कर्ण वंश पढ़ेंगे, उसके बाद सातवाहन वंश पढ़ेंगे और उसके बाद चेदी वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं शुंग वंश को। किसको? शुंग वंश को। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था कौन? बृहद्रथ। ठीक है ना, बृहद्रथ की हत्या की उसके एक सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की स्थापना की। तो यहीं से हमारा शुरू होता है शुंग वंश। ठीक है, ये कैसा था? ब्राह्मण वंश था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ब्राह्मण वंश था। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी एमपी में एक स्थान है विदिशा। कौन सा? विदिशा जो है वो इनकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके संस्थापक कौन थे। तो मैंने आपको बताया बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी।
तो इनका संस्थापक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कुल कितने राजा रहे, तो इसमें कुल 10 राजा रहे। कितने? 10 राजा इसमें कुल रहे शुंग वंश में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखिए संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और शुंग वंश में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यकीन मानिए इसी से पूछा जाएगा केवल। ठीक है, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग से एक आपको अभिलेख याद रखना है जिसका नाम है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। कौन सा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। रचना किसने की थी? तो रचना की थी धनदेव ने, और मिला कहां से? अयोध्या यूपी से मिला है। ठीक है ना, इसीलिए धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, जिसमें धनदेव ने पुष्यमित्र शुंग के युद्धों की विजय के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के समय में सर्वाधिक यूनानी आक्रमण हुए थे। ठीक है ना, सर्वाधिक यूनानी आक्रमण हुए थे। यदि पूछा जाए इसका हमें प्रूफ कहां से मिलता है, तो गर्ग संहिता से हमें इसका प्रूफ देखने को मिलता है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से राजा के समय में बहुत ही ज्यादा हमें यूनानी आक्रमण देखने को मिलते हैं, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि इनके गुरु का नाम था। पतंजलि के ही कहने पर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसके कहने पर? पतंजलि के कहने पर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो बौद्ध साहित्यों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का क्या कहा गया? दुश्मन कहा गया है। लेकिन एक अपवाद भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो हमारा सांची स्तूप है, उसके चारों तरफ रेलिंग लगवाई थी। उसके चारों तरफ आपने देखा होगा एक रेलिंग है। ठीक है ना, एक रेलिंग है और बीच में हमारा स्तूप खड़ा हुआ है, तो उस स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग है उसका निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट हम देखें एक भरहूत स्तूप है। कौन सा? भरहूत। ठीक है ना, भरहूत स्तूप एमपी में पड़ता है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, यदि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का दुश्मन होता तो वो रेलिंग नहीं लगवाता सांची स्तूप के चारों तरफ, और इसने भरहूत स्तूप का निर्माण नहीं कराया होता। ठीक है, तो ये अपवाद देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध साहित्यों में इसे बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा गया है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में किसे बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध धर्म का किसे दुश्मन कहा गया है, तो आपको याद रखना है वो है पुष्यमित्र शुंग। साथ के साथ आपको 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? कि सांची स्तूप के चारों तरफ रेलिंग किसने लगवाई थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने लगवाई थी। यदि बात करें भरहूत स्तूप जो कि एमपी में पड़ता है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ये चीजें आपको याद रखनी है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। ठीक है, यदि अगला राजा देखें तो अगला राजा है हमारा अग्निमित्रम। ठीक है ना, अग्निमित्रम वही है जो कि कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, जिसकी नायिका थी मालविका और नायक थे अग्निमित्रम। ये अग्निमित्रम शुंग वंश के ही राजा थे। ठीक है ना, तो आपको यहां से 2 चीजें याद रखनी है कि कालिदास की पुस्तक का क्या नाम है, तो मालविका अग्निमित्रम। इसके नायक कौन थे, तो इसके नायक थे अग्निमित्रम, और नायिका कौन थी? मालविका। मालविका किसकी पत्नी थी? एक तरीके से ये मान लीजिए, समझ जाइए। ठीक है ना, किसकी पत्नी थी मान लीजिए। ठीक है, किसकी? अग्निमित्रम की पत्नी थी। ठीक, यदि पूछे नायक कौन था, तो नायक था अग्निमित्रम। ठीक है, नायक था अग्निमित्रम, ये आपको याद रखना है। ठीक, और अग्निमित्रम किस वंश का राजा था, तो शुंग वंश का राजा था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वंश का 9वां राजा। मैंने आपको बताया था इस वंश में कुल 10 राजा रहे। इस वंश का 9वां जो राजा था वो था भागभद्र। ठीक है ना, भागभद्र इसलिए 9वां राजा लिया गया है क्योंकि इसके समय पर एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था हेरियोडोटस। ठीक है ना, हेरियोडोटस। ठीक है, आपको याद रखना है कि हेरियोडोटस किसके समय भारत आया था, तो भागभद्र के समय आया था। और भागभद्र किस वंश का राजा था, तो भागभद्र शुंग वंश का राजा था और 9वें नंबर का राजा था, यानी 9th नंबर का राजा था। यदि बात करें इस वंश का 10वां राजा या फिर इस वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इस वंश का अंतिम राजा था देवभूति। कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव ने करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। किसकी? कर्ण वंश की स्थापना की थी। अब हम मूव करेंगे कर्ण वंश पर।
किस पर मूव करेंगे, कर्णवंश पर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम कर्णवंश और सातवाहन वंश, चेदी वंश पर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है देसी मूल के राजवंश और विदेशी मूल के राजवंश। देसी मूल के राजवंश के अंतर्गत आपको शुंगवंश, कर्णवंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश याद रखने हैं, ठीक है। यदि बात करें विदेशी मूल के राजवंश के अंतर्गत आपको इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी राजवंश, ठीक है ना, शक वंश जिन्हें सीथियन कहा गया, पहलव वंश जिन्हें पार्थियन कहा गया, कुषाण वंश जिसे यूचिया तोखरी कहा गया, ठीक है ना। सबसे पहले हमने बात की शुंग वंश पर, किस पर, शुंग वंश पर बात की। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। कैसा वंश था, ब्राह्मण वंश था, और इनकी राजधानी विदिशा एमपी थी। क्या थी, विदिशा एमपी इनकी राजधानी थी। यदि हम नेक्स्ट बात करें इस वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करें इस वंश में कुल कितने राजा रहे, तो इस वंश में कुल 10 राजा रहे। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की, तो मौर्य वंश के राजा वृहद्रथ जो कि अंतिम राजा रहा, उसकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। आपको पुष्यमित्र शुंग से क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझिए। जैसे कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ठीक है। सर्वाधिक यूनानी आक्रमण किस वंश में देखने को मिलते हैं, तो शुंग वंश में देखने को मिलते हैं। और किस राजा के समय देखने को मिलते हैं, तो वो राजा था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके गुरु का नाम पतंजलि था, और पतंजलि के कहने पर ही पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यदि हम नेक्स्ट बात करें कि पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, को बौद्ध साहित्यों में बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और अपवाद देखने को मिलता है, क्या, कि इसने सांची स्तूप के चारों तरफ रेलिंग लगवाई थी। सेकंड, इसने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था, और दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसीलिए यह कहना गलत है कि यह बौद्ध धर्म का दुश्मन था। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि किस आधार पर इसे बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा गया, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के लिए अच्छे कार्य भी किए थे, ठीक है। यदि बात करें अगला, तो अगला राजा रहा कौन, अगला राजा रहा अग्निमित्रम, ठीक है ना। कौन रहा, अग्निमित्रम, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, ठीक है। अग्निमित्रम अगला राजा रहा। अग्निमित्रम जो है वो कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, उसका नायक है, और मालविका उसकी नायिका है, ठीक है। तो अग्निमित्रम किस वंश का राजा था, तो शुंग वंश का राजा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 9वां राजा, ठीक है ना। शुंग वंश का सेकंड लास्ट या फिर कह सकते हैं 9वां राजा कौन था, भागभद्र था। भागभद्र के समय यूनान से एक दूत आया था जिसका नाम था हेरियोडोटस। तो पूछा जाएगा कि हेरियोडोटस जो था वो किस राजा के समय भारत आया था, तो आपको याद रखना भागभद्र के समय आया था। और भागभद्र किस वंश का राजा था, तो भागभद्र शुंग वंश का राजा था। और शुंग वंश का कौन सा राजा था, तो शुंग वंश का 9वां राजा था, ठीक है। और कहां का रहने वाला था हेरियोडोटस, तो हेरियोडोटस यूनान का रहने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वंश का यानी शुंग वंश का अंतिम या फिर कह सकते हैं 10वां राजा कौन था, तो अंतिम और 10वां राजा था कौन, देवभूति, जिसकी हत्या किसने की, जिसकी हत्या वासुदेव ने करके कर्ण वंश की स्थापना की। इसका मतलब कर्ण वंश का संस्थापक कौन रहा, वासुदेव, ठीक है ना। वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक रहे, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 वंश यदि हम अभी पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता ज्यादा बड़ी वीडियो को, ठीक। तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्णवंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश पर बात करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में हम इंडो ग्रीक, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश पर बात कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका लगभग एंशिएंट इंडिया 80% कवर हो जाएगा। उसके बाद हम और 5-6 वीडियो जो हमारी बनेंगी वो, और एक मास्टर वीडियो पूरी एंशिएंट इंडिया के ऊपर करेंगे। ऐसी मास्टर वीडियो बेशक आपकी 2, 2.5, 3 घंटे की रहे, लेकिन यदि आप उसे एग्जाम से पहले देख गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप होगा उसके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्णवंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश पर, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ लेंगे विदेशी मूल के राजवंश, ठीक है। तो आपको बताना वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नोट्स मैंने डाल दिए हैं तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है। देखिए टाइम बर्बाद करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपका ना ही आपका होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि मैं भी पढ़ता हूं और मुझे पता है टाइम की क्या वैल्यू है, ठीक है। यदि बिजनेस चलाना है तो टाइम बर्बाद करना अच्छी बात है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट है और वो आप स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है उसे उस टाइम की वैल्यू पता है,
क्योंकि मैं भी टाइम निकाल कर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस टाइम की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे भी पता होनी चाहिए। जब यदि हम दोनों में सामंजस्य है तभी रिजल्ट अच्छा होगा, वरना यदि मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूं और आप अपना टाइम बर्बाद करवा रहे हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका कभी भी 1 मिनट में बर्बाद नहीं होने दूंगा, ना तो बातचीत में ना ही किसी चीज में, ठीक है। रही बात मजाक हंसी की, तो आप घर में कर लेते हैं, ठीक है। किसी दिन संडे के दिन लाइव आके बात किया करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत आप भी जान पाए मेरे बारे में और मैं भी जान पाऊँ आपके बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना और बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी रही, ठीक है। और नेक्स्ट मास्टर वीडियो मेरी बायोलॉजी के ऊपर आने वाली है, तो आप उसको सपोर्ट करना जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो को करा है, ठीक है। उसके अंतर्गत बायोलॉजी की वीडियो के अंतर्गत हम लगभग 6 टॉपिक कवर करेंगे, 6 से 7 टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे, डायग्राम बना के कवर करेंगे, ताकि आपको जरा सा भी 0% भी डाउट ना रहे, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन 100% उसी में से आएगा, लेकिन हाँ आपको डाउट नहीं रहेगा उस टॉपिक से संबंधित जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरा विश्वास है, तो आप इस विश्वास पर खरे उतरें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि जब मैं कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश को पढ़ाऊं तो आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।